Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. इस वीडियो में हम वन शॉट में कवर करेंगे आपके चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और इस वीडियो की पीडीएफ जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी हमारा टेलीग्राम चैनल बेलव्ड कम्युनिटी के नाम से है। वहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रही होगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक चैनल है। तो एक बात बता दूं मैं क्लास को शुरू करने से पहले कि अगर आप पहली बार इस लेक्चर से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखो कि एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट लेक्चर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी है, जितना समझना है वो मैंने समझाया हुआ है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना है इस चैप्टर को तो ये इस वीडियो से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है। ओके, सो चैप्टर का नाम ही में सारा कुछ कहानी है। तो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ के प्रति कैसा थॉट रहता है, कैसा थिंकिंग है, कैसा परसेप्शन है, कैसी नज़रिया है, कैसा भाव है हमारा, वो है हमारा एटीट्यूड। अब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एंड ऑन द अदर हैंड कॉग्निशन का मतलब है हमारा दिमागी लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती रहती है, थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, ये सारा आता है कॉग्निशन में। अब इसके आगे अगर हम सोशल जोड़ दें, मतलब सोसाइटल लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे जैसी भी कहानी चलती रहती है दिमाग में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वहीं से है कि जैसी कहानी चलेगी, जैसी सोच रहेगी हमारी, वैसा हमारा व्यवहार होता है। हमने कॉग्निटिव थेरेपी में पढ़ा था। सो उसी से हमारा कैसा एटीट्यूड रहेगा वो भी आ जाता है। तो मोटा मोटा कहानी ये है। अब हम चलते एक्चुअल चैप्टर पे। तो जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है वही टॉपिक उठाया है मैंने, बस अपने तरफ से अपने हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। टॉपिक वही है जो एनसीईआरटी में है। ओके, पहला टॉपिक सोशल कॉग्निशन। तो सोशल कॉग्निशन क्या है मैंने अभी बोला, बट फिर भी हम डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं जो आपको लिखना है एग्जाम में। सो सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द वे वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड। हम जिस तरीके से सोशल वर्ल्ड के बारे में थिंक करते यानी सोचते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हाउ वी परसीव, हम परसीव कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं हम, टू द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स एंड आवरसेल्फ। अब सोसाइटी किससे बनती है, हमसे और दूसरे लोगों से। तो हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, दूसरों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उनके प्रति हमारा रिएक्शन कैसा रहता है, रिस्पॉन्ड कैसा रहता है, दैट इज एवरीथिंग इंक्लूडेड अंडर सोशल कॉग्निशन। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इसमें पहली बात तो सोशल बिहेवियर की, सोसाइटल लेवल पे कौन इंसान क्यों बिहेव कर रहा है किसी पर्टिकुलर तरीके से, उसको हम देखते हैं। दूसरी बात, हमें जो भी लोगों के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी सोशल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम और खांसी है तो ऐसा आपको लगेगा बीच में कभी डिस्टर्बेंस, तो प्लीज़ उसको कंसिडर कर लेना। देन हम क्या और चीज़ इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन्स आर एक्टिव प्रोसेसर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन, नॉट पैसिव रिसीवर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जो ह्यूमन्स हैं, जो सोसाइटल लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको बहुत एक्टिवली प्रोसेस करते हैं, हम पैसिव रिसीवर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैसिवली बैठे हुए कोई हमें बात पता चली, रिसीव कर लिया और बस ऐसे ही बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। लोग यूजुअली बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब क्या हुआ और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, दूसरों से पूछते हैं और दूसरे लोगों को जाके बताते हैं। मतलब ऑल टुगेदर गॉसिप, अगर आप समझते हैं तो वही बात है इधर। मतलब वही सारी, आपको अगर नहीं आता है तो आप ये गॉसिपिंग में क्या चीज़ें होती रहती वो लिख देना, नंबर पूरा मिलेगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज स्कीमास। स्कीमास होती है मेंटल स्ट्रक्चर जो कि हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना सोसाइटल लेवल पे, उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। अब इसमें टाइप अलग अलग है, क्या क्या टाइप है देख लेते। 4 टाइप के हैं। पहला तो है पर्सन स्कीमा, जो कि इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स होती है, क्योंकि पर्सन के बारे में है तो किसी पर्सन के क्या पर्टिकुलर ट्रेड्स है, क्या फीचर है, क्या कैरेक्टर है, वो हमें मिलता है। मतलब पर्सन स्कीमास में हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरा इज रोल स्कीमा। रोल में हम पीपल, लोगों का क्या रोल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन सेल्फ स्कीमा। सेल्फ में, सेल्फ माने खुद,
आवर सेल्फ, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ, वेरी सिंपल। देन इवेंट या फिर स्क्रिप्ट स्कीमा हम कहते हैं। तो इवेंट मतलब पता ही है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना घटा है, कोई भी इंसिडेंट है, सो इवेंट के बारे में या एक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना। ओके, देन अभी आया हमारा एटीट्यूड। सो हमने पहले ही बोला था, एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड दैट ए पर्सन प्री डिस्पोजेस ऑफ ए पर्सन टू रिस्पॉन्ड इन ए पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स ए स्टिमुलस। तो किसी इंसान के दिमाग में प्री डिस्पोज मतलब पहले से ही एक ऐसा स्टेट बना रहता है कि वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज एटीट्यूड। यानी कि वही मैंने बोला ना कि हमारा किसी चीज़ के लिए क्या भाव रहता है, कैसा नज़रिया रहता है, कैसा पर्सपेक्टिव रहता है पहले से बना हुआ, दैट इज़ आवर एटीट्यूड। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन एटीट्यूड नहीं, तीन एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसको कि हम कहते हैं ABC, यानी अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड देन कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो अफेक्टिव में इमोशनल फीलिंग्स आता है, बिहेवियरल में देखो अफेक्टिव, अब आपको अफेक्ट और इफेक्ट दो ऐसे शब्द आते हैं ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए अफेक्ट और इफेक्ट दोनों को मिला के अफेक्ट में क्या होता है, जो अफेक्टिव कंपोनेंट है उससे आपको इफेक्ट होता है। अब हमें इफेक्ट किससे होता है, हमारे इमोशनल फीलिंग से हम इफेक्ट होते हैं। सो आप ऐसे याद रखो, इसको बस ऐसे रिलेट करके याद रखो। ओके, देन बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर मतलब टेंडेंसी टू एक्ट, तो हमें करना है, एक्टिंग इज बिहेवियर। कोई भी आप व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी तरह पर्टिकुलर तरीके से एक्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल। एंड कॉग्निटिव मतलब बिलीव्स एंड थॉट्स। कॉग्निटिव जहाँ भी आएगा आपको आपकी विश्वास मतलब कैसी विचारधारा है, कैसी सोच है, कैसा प्रोसेस होता रहता है, वही बात है। तो तीन कंपोनेंट क्या क्या है हमारे एटीट्यूड का, ABC कंपोनेंट, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। तो अगर आपका 2 मार्क्स छोड़ो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से एटीट्यूड को और भी थोड़ा अच्छे से बड़ा करके डिस्क्राइब करोगे, और तीन कंपोनेंट को आप और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ भी डिस्क्राइब करोगे, तो आपको 3 नंबर पक्का हो गया इधर से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो एटीट्यूड है, अब हमने बोला ना कि एटीट्यूड हमारे दिमाग में पहले से सेट होता है, पहले से फॉर्म, कोई हमारी पर्सपेक्टिव है, कोई हमारा थिंकिंग है प्री डिस्पोज, मतलब जो पहले से डिस्पोज की गई है। तो वो फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब क्या तरीके से वो बनता है। लर्निंग से बनता है, सोशलाइजेशन से और पर्सनल एक्सपीरियंस से। 3 तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होता है। लर्निंग में हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, अलग अलग तरीके से हम सीखते हैं। दूसरा सोशलाइजेशन, मतलब लर्निंग में मतलब हम सीखते हैं, इस चीज़ को हम देख देख कर भी सीखते हैं। अब सीखने के क्या क्या तरीके हैं, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये 3 चीज़ आएगी। सोशलाइजेशन में हम सोशलाइज करके दूसरों से मिलजुल के भी हम सीखते हैं, हम किन से मिलते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, हमारे पीयर्स है, कल्चरल नॉर्म्स क्या है, कल्चर में कैसी क्या चीज़ें प्रैक्टिस होती है, उससे भी आता है। देन हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब जिस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा एटीट्यूड फॉर्म होगा उसके लिए हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी तो कुछ होगा ना। जैसे मानो कोई पर्सन है, लेट्स से आपके रिलेटिव में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ख़राब ख़राब बातें सुनाते हैं, मान लीजिए बॉडी शेम वगैरह करते हैं, बहुत मतलब ख़राब ऐसे समझ लीजिए। तो उस इंसान से आप खुद मिले हैं, आपको उन्होंने ऐसी ख़राब ख़राब चीज़ें बोली हैं, या फिर आपके सामने आपके किसी दूसरे कज़िन को बोल दिया है, तो आपका एटीट्यूड उनके लिए ख़राब बन गया है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्राडिक्टरी एक और ऐसा इंसान है रिलेटिव में जो बहुत अच्छा है, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी पूछते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। आपको ऐसा किया होगा, आपके सामने दूसरे कजिन को ऐसा किया होगा, उन्होंने मोटिवेट किया होगा, अच्छी बातें बोली होगी, तो उनके लिए आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा। ओके, ऐसी चीज़ें इस तरीके से आप याद रखो। अब ज़्यादा मैं नहीं बता रही हूँ, बट बहुत जो जो चीज़ें रिलेटेबल है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईजी मतलब आपको करने के लिए, आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी। अभी एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है, जो मैंने अभी बोला वो भी वही चीज़ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, बिहेवियर, कंसिस्टेंसी। अब एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप हमारा अगला टॉपिक है, और इसमें भी हम देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एटीट्यूड और बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। तो उनमें कौन कौन से आएंगे, पहली बात तो क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का कितना स्ट्रेंथ है, मतलब कितना
मतलब गहरा आपका भाव है किसी चीज़ के प्रति, कितना डेप्थ में आप जाके उस मतलब फीलिंग्स को, उस थॉट को आप दिमाग में रखते हो। देन स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड, कितना स्पेसिफिक है। देन सिचुएशनल, कैसे सिचुएशन है, किस सिचुएशन पे बेस्ड है। एंड देन प्रेजेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स पे भी बेस्ड रहता है। जैसे कि कितना स्ट्रेंथ है, मतलब अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत का भाव है तो उनके प्रति आपका एटीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा नफरत वाला है तो आपका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। आप किसी इंसान को आप किसी स्पेसिफिक तरीके से, सब लोग ट्रीट करते हैं, एटीट्यूड आपने देखा, ऐसा सीखा, तो आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा। अब कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना ही डिमांड है उसका, तो आपका एटीट्यूड ऐसा ही होगा। अब प्रेजेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, आप अभी किसी पर्टिकुलर जगह पे आपका नॉर्म्स है, आपका रूल है कि आपको किसी पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करना है, तो आपका एटीट्यूड कैसा भी हो आपको वैसा ही एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा और वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिंगर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कोई एक्चुअली में आ गया था तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। सो फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में हम, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, आपको मतलब जनरली भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको मार्क करो, BBI करो। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब पहले आप समझो, डिसोनेंस मतलब ऐसा एक समझ लीजिए कि डिसएग्रीमेंट टाइप का, मतलब तालमेल नहीं बैठना, इस तरीके को हम डिसोनेंस, मतलब डिस्कम्फर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा भी है डिस्कम्फर्ट, मतलब डिसएग्रीमेंट ऐसे टाइप का कुछ है। तो इसमें क्या है, तो फेस्टिंगर के कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में वो बताते हैं दैट अगर हमारा जो एटीट्यूड और बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी है, मतलब एटीट्यूड का और बिहेवियर का अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है, तभी हमें डिस्कम्फर्ट होगा। एन इंडिविजुअल चेंज एटीट्यूड टू रिड्यूस डिसोनेंस, और कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, वो उसी डिसोनेंस को, उसी डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, अपनी जो इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड है उसको चेंज करता है। कि मन में कोई भाव खराब रखा और बिहेव अच्छा करना पड़ रहा है तो अच्छा नहीं लगता, तो इससे अच्छा है कि मन में भाव भी अब अच्छा रखो, बिहेवियर भी अब अच्छा करो, तो आराम है, शांति है, वही है। ओके, अब एटीट्यूड चेंज हमने यहाँ पे बोला कि इंसान क्या करता है, एटीट्यूड चेंज करता है। अब हमें पढ़ना है कि एटीट्यूड चेंज हम कैसे करते हैं, किस किस कैरेक्टर पे वो कैरेक्टर नहीं, किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं। अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट चैप्टर को थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगी। बट मुझे एक दो लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ढंग से तो पढ़ाना चाहिए, फास्ट तरीके से। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटीट्यूड चेंज। तो एटीट्यूड चेंज में हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब पता होगा, इन्फ्लुएंसर आप लोगों को सबको पता है, आप में से कई सारे लोग भी होंगे ना इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव इन्फ्लुएंसर टाइप। तो सबसे पहला तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेटर। अब जो भी इंसान कम्युनिकेट कर रहा है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो जो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो कितना क्रेडिबल है, उस पर डिपेंड करता है कि कोई सामने वाला उसको मानेगा या नहीं। मतलब कोई इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत अच्छे से आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, वो बहुत क्रेडिबल है, अट्रैक्टिव है, तो क्या करेंगे आप उसको मान लेंगे। जैसे आप, जैसे चलो उसका मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ही लेती हूँ, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत क्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो क्वालिफाइड एनफ है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करने के लिए, बहुत सही है, तो वो इंसान अगर आपको बोलेंगे कुछ तो आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रेडिबल है, अट्रैक्टिव है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज। अब जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो मैसेज कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैसेज लॉजिकल, क्या वो मैसेज है जो लॉजिकल है या इमोशनली अपील है, या फिर वन साइडेड या टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में बताया, किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दिया, बस उसकी अच्छाई बता दी, ख़राब चीज़ नहीं बताया, या फिर बोल दिया कि आप यहाँ से ख़रीद सकते हो लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है, आपको बताया ही नहीं, या फिर बता दिया आपको ऐसे, आप ऐसे इस चीज़ को मतलब परचेज कर सकते हो लेकिन इसका कोई हिडन कॉस्ट है।
और बोल दिया कि डिस्काउंट है, ऐसे ऐसे है, इतना सेल पे मिल रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या ये वन साइडेड है या फिर दोनों तरफ की चीज़ें बताई गई है। तो इस तरीके से एटीट्यूड चेंज होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट, जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे मान लो कोई भी ऑडियंस है, उनकी कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, वो मानने वाले है या नहीं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, सेल्फ एस्टीम कैसा है, वो इंटेलिजेंट कितना है, बुद्धि है कि नहीं, उन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है एटीट्यूड का बदलना। ओके, सो यहाँ पे हमारा सोशल कॉग्निशन और एटीट्यूड वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू persuasion, then we will have prejudice, then discrimination, and I think we are good to finish the chapter। और हमारा चैप्टर नंबर 7 इधर से आ रहा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये नहीं करेंगे करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज persuasion। persuasion is a deliberate attempt to change attitude through communication। persuasion का मतलब होता है एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू किसी एटीट्यूड को बदलना, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करके, बात करके किसी की एटीट्यूड को चेंज करने की जो अटेम्प्ट है, जो कोशिश है, उसको हम कहते हैं पर्सुएशन। रूट्स टू पर्सुएशन, आप किस तरीके से आप मतलब क्या कौन सा रास्ता आप करके पर्सुएट कर सकते हो किसी इंसान को। रूट्स मतलब पाथ, आप इसको रूट ना करके आप पाथ भी बोल सकते हो, बट हमने थोड़ी किताबी भाषा हमें लिखनी है तो हमने रूट्स लिखा जो किताब में है। सो पहला इज सेंट्रल रूल नहीं, सेंट्रल रूट इन्वॉल्व्स केयरफुल थिंकिंग लीड्स टू लॉन्ग लास्टिंग चेंज। तो जो कि पहले सेंट्रल रूट है, जिस पे कि आप बहुत ही केयरफुली सोच के फिर कम्युनिकेट करते हो। मतलब कोई भी बंदा बता रहा है, मानो वो इंसान है, जैसे वो पहले हमने एग्जांपल लिया था ना इन्फ्लुएंसर का, तो वो इन्फ्लुएंसर वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी ऐसा यूज़ करो। यानी और मानो वो प्रोडक्ट कोई ख़राब है, जैसे कोई कैसे मैं समझाऊँ इसको, एक और हाँ एक एग्जांपल मज़ेदार लेते हैं। जैसे कोई इंसान की ऐसी होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हो जाती हैं और उसके बारे में लोग बहुत ख़राब सोच विचार रखने लगते हैं, उसको नेगेटिवली देखने लगते हैं, नेगेटिव पीआर बहुत हो जाता है। तो वो बंदा क्या करता है, एक अच्छा बहुत बंदा होता है जिसके पॉडकास्ट पे जाता है और वो अपनी कहानी पूरी बताता है। तो इससे क्या होता है, तो इस जगह पे क्या होता है कि कम्युनिकेट कर रहे, दो लोग मिलके उसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि जो ख़राब एक एटीट्यूड लोगों का बना है उस इंसान के प्रति वो चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पर्सुएशन हो रही है। अब देखना रियल लाइफ में कैसे हमारी साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। तो उसमें एक चीज़ होती है कि सेंट्रल रूट मतलब इन्वॉल्व्स केयरफुल थिंकिंग, मतलब केयरफुल सोच के दो लोग आपस में खुद बैठ के डायरेक्ट बात कर रहे हैं जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग चेंज होगा। और दूसरी बात है पेरिफेरल, मतलब थोड़ी सेकेंडरी टाइप की रूट है, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल क्यूज, जिससे टेम्पररी एक चेंज होगा। अब इसमें क्या होता है कि वो बंदा पॉडकास्ट वगैरह पे नहीं जाता है, जो बंदा है जिसकी पॉडकास्ट या फिर जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है उसके इधर पॉडकास्ट पे आके वो अपनी कहानी बताएगा, अपना थोड़ा इमेज सुधारेगा। इसकी जगह पे ये बंदा उसके बारे में कोई स्टोरी डाल देता है कि आप इनके बारे में बहुत नेगेटिव फैला रहे हैं लोग, ये ऐसा नहीं है, अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, अच्छी औरत है, ऐसे करके आदमी बोल दिए तो लोग भड़क जाएंगे, अच्छी औरत भी है, औरत को भी तो ट्रोलिंग होती है। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल है, इससे टेम्पररी चेंज होगा। मतलब लोग ठीक है देखेंगे कि इन्होंने स्टोरी डाली थी, ठीक है वो थोड़ी टाइम के लिए, बट अगर बातें करेंगे सेंट्रल रूट तो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक टॉपिक पे बहुत टाइम चला गया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीजुडिस हमने वो और भी दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, ग्रुप वाले चैप्टर में हमेरा और भी आएगा। तो एक टॉपिक बार बार रिपीट होता है बहुत सारे चैप्टर पे। सो प्रीजुडिस इज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड ग्रुप और इट्स मेंबर बेस्ड ऑन फॉल्टी जनरलाइजेशन। तो बहुत ही जनरलाइज तरीके से, फॉल्टी मतलब ऐसी वे जनरलाइज करके किसी ग्रुप के प्रति या फिर ग्रुप के किसी मेंबर के प्रति किसी का अगर कोई निगेटिव थॉट है, निगेटिव एटीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस। जैसे एक ग्रुप है, मानो एक क्लासरूम एक ग्रुप है ना, मान लेते क्लासरूम एक ग्रुप है। अब उस पर एक बच्चा है जो टीचर को हमेशा याद दिलाता है, मैम आपने तो बोला था टेस्ट लेंगे, मैम आपने तो होमवर्क चेक नहीं किया।
तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा हेट सब लोग करेंगे, उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब किसी भी ग्रुप में या फिर किसी ग्रुप के किसी, अभी मान लो ऐसे जो एक बच्चा है जो ऐसा बोलता है, उसके 2-4 और दोस्त हैं, वो सब मिलके ऐसे बताते रहते हैं टीचर को, तो उस ग्रुप को लोग हेट करेंगे। या फिर उस कोई ग्रुप नहीं है, फिर 4-5 लोग का ग्रुप है, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा करता है, एक बच्चा ऐसा करता है, तो उस बच्चे को, एक मेंबर को भी लोग हेट करेंगे। ओके, अब मजाक के लिए है ये, कुछ सीरियसली मत लेना। तो अभी इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो पहली बात तो स्टीरियोटाइप्स है, कि हम स्टीरियोटाइप करके भी ऐसा करते हैं कि ये ऐसा करता है मतलब ये खराब है, मतलब इसके लिए नेगेटिव बिलीव बन गया। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बिहेवियरल है, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब पार्शियलिटी करना, अनफेयर चीज़ें करना। और तीसरी चीज़ है नेगेटिव इमोशन, जो कि वही है अफेक्टिव ABC हमने बोला था ना, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स, वही बात है कि 3 तरीके से प्रिजुडिस हो सकता है। पहली बात तो उसने हमारे इमोशंस को, हम मतलब हमें दुख दिया तो हम उसको हेट करेंगे। फिर हमारे साथ खराब बिहेवियर किया तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट किया। फिर या फिर हो सकता है कॉग्निटिव लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे हम स्टीरियोटाइप कर दिया, हमने सोचा ही ऐसे कि ये होता ही ऐसा है। अब ये सोर्सेस ऑफ प्रिजुडिस कहाँ से आता है, ये सोर्सेस क्या है, मतलब ये कहाँ से आता, कहाँ से है? तो ये लर्निंग से आता है, सोशल लर्निंग से, स्केपगोटिंग से आता है, कर्नल ऑफ ट्रूथ से, सोशल इनइक्वलिटी से आता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनसे कि प्रीजुडिस आता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन। मैं चाह रही हूँ कि आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म करूँ, देखती हूँ 22 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव बिहेवियर टूवर्ड्स मेंबर ऑफ ग्रुप। तो पहले प्रीजुडिस मतलब ऐसा एटीट्यूड रखना, और डिस्क्रिमिनेट पे आप सीधा ऐसा बिहेव ही कर रहे हो। इट में ऑकर एट इंडिविजुअल लेवल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी ये चीज़ हो सकता है। मतलब पहले तो आपने सिर्फ सोचा खराब किसी के बारे में कि ये बंदा खराब है, फिर बाद में डिस्क्रिमिनेशन में आपने पूरा सीधा खराब कर ही दिया, तो दैट इज बिहेवियर। सो इसके प्रीजुडिस को, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन एक टॉपिक है, हम ओवरऑल अगर ले ले, दोनों टॉपिक को मिला के, इसका प्रीजुडिस प्लस डिस्क्रिमिनेशन अगर दोनों ले ले, तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा इन चीज़ को रिड्यूस करने की। तो हमने दोनों चीज़ को अगर रिड्यूस करना है, हमें क्या करनी है? पहली बात तो एजुकेशन सही देनी है और इन्फॉर्मेशन सही देनी है, क्या चीज़ गलत है क्या सही है वो बताना है, ताकि जो स्टीरियोटाइपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये सब फॉर्म होता है, वो ना फॉर्म हो। दूसरी बात है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस लेनी है, यानी ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन बढ़ानी है और एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन बनाना है जिससे कि सब लोग मिलजुल के रहें। फिर सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, मतलब शेयर गोल्स, हमने सबको एक क्या कहते हैं, एक शेयर्ड गोल की तरफ चलने के लिए बताना है। और फिर लीगल मेजर, और ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो हमें लीगल मेजर्स भी लेनी है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन, अभी इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आप सभी ने सुना होगा। फिर बहुत बार बताया जाता है कि इम्प्रेशन हमारी फर्स्ट के इतने सेकंड में बन जाती है, वैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो वही इम्प्रेशन फॉर्मेशन कैसे होती है? सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बिलीव्स अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में हमें कैसा बिलीव होता है, दैट इज इम्प्रेशन। अभी इम्प्रेशन हमारे स्कीमास के थ्रू भी होती है और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी होती है। तो स्कीमास हमने पढ़ी है ना, कि सोशल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, तो दूसरों के बारे में हमें पहले से क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, उससे हमारा इम्प्रेशन बनता है। और एक बात, हमने किसी इंसान के साथ पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया है, उससे भी हमारा इम्प्रेशन बनता है। अभी कितने तरीके हैं इसके? 3 तरीके हैं। जिस तरीके से इम्प्रेशन फॉर्म होती है, 3 वेज हैं या फिर 3 तरीके हैं, हम कहेंगे प्राइमरी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट और हेलो इफेक्ट। ओके, देन एट्रीब्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एट्रीब्यूशन रेफर्स टू असाइनिंग कॉजेज टू बिहेवियर। एट्रीब्यूशन मतलब कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है, क्यों किसी पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, उसको उसके लिए कोई कारण असाइन करना, कोई कारण निकालना कि कोई बिहेवियर क्यों हो रहा है, दैट इज एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन के 2 टाइप हैं। कोई भी बिहेवियर के लिए अगर कारण को असाइन करना है, तो फर्स्ट वन विल बी इंटरनल, यानी पर्सनैलिटी ट्रेट के बेसिस पे, कोई पर्सन की ट्रेट कैसी है उसके हिसाब से हम उसके बिहेवियर के पीछे का कारण दर्शाएंगे। और दूसरी बात, कैसा एनवायरनमेंट में, कैसे सिचुएशन में उसको डाला है, उसके हिसाब से उसके बिहेवियर के पीछे का कारण बताएंगे, दैट इज एक्सटर्नल। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज बायसेस इन एट्रीब्यूशन। अब जो एट्रीब्यूशन है उसमें बायसेस भी होती है। अब किस किस तरीके से बायसेस होती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, छोटे में मतलब छोटा करके।
फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, देन एक्टर ऑब्जर्वर बायस एंड सेल्फ सर्विंग बायस। 3 तरीके के बायस एट्रीब्यूशन में आते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रो सोशल बिहेवियर एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। सो प्रो सोशल बिहेवियर। So now our last topic for today is pro-social behavior, and pro-social behavior means behavior refers to actions intended benefit of others। तो दूसरों के बेनिफिट के लिए, दूसरों के हित के लिए हम जो बिहेवियर करते हैं दैट आर प्रो सोशल बिहेवियर। मतलब दूसरों की मदद करना, या फिर उनको अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत की चीज़ देना, दैट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर। ओके, सो इसके क्या क्या डिटरमेंट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ों पे डिटरमेंट होते हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर करेंगे नहीं करेंगे कोई इंसान। तो एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर होती है, दूसरा होती है सोशल नॉर्म्स, तीसरी होती है मूड। लोग के मूड पे भी डिपेंड करता है वो अच्छी काम करेंगे या नहीं। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ अदर, जिसको कि हम बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। देन हमारा है परसिव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड तीसरी इज पर्सनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब एनालिसिस, पर्सनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हम अगर कोई काम करेंगे, किसी को मदद करेंगे, तो इसके बेसिस पे इसके बाद में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट हमारा होगा, उससे भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रो सोशल बिहेवियर करनी है या नहीं। टेलीग्राम इज़ हमारा बिलव्ड कम्युनिटी, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियशी सूत्रधर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर कोई डाउट है तो इन टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ऑल योर डाउट। थैंक यू सो मच।